हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, जैसा कि आपके लेखपाल एग्ज़ाम का सिलेबस आ चुका है और बहुत सारे लोग इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे, लेकिन फ्रेंड कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए सिलेबस के साथ साथ ये जानना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस एग्ज़ाम में किस तरह के जो है क्वेश्चंस के पैटर्न रहे हैं या किस तरह के प्रश्न जो है उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उस एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी पिछले वर्षों में जो है एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम के पेपर्स को उठाते हैं और उनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस एग्ज़ाम में इस तरह से प्रश्नों को पूछा जाता है और फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली जो है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड, आज से हम क्या करेंगे, जितने भी एक लेखपाल से संबंधित जो पिछले वर्षों में एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्जामिनेशन से संबंधित जो पेपर्स हैं उन्हें एक एक करके सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि लेखपाल से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम आगे चल के इसी तरह के जो है प्रश्नों को आपको क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि जब आप अपने एग्जाम को देने जाएंगे, लेखपाल के एग्जाम को, तो उस टाइम तक आप पूरी तरीके से प्रो हो जाएंगे, यानी कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि आप इतने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके रहेंगे, इतने सारे प्रश्नों को टैकल करने का आपको आइडिया मिल चुका रहेगा कि आप बहुत ही एंजॉय करते हुए पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, आज से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 में जो प्रथम शिफ्ट में हुआ था, पहली प्रणाली में जो किया गया था, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आज अभी सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे जीएस में और ग्रामीण विकास से संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, देर नहीं करते हैं और देखेंगे कि किस तरीके का सामान्य ज्ञान में सबसे पहले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ग्रामीण विकास से संबंधित जो प्रश्न आए थे उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। देखिए, यहाँ पे राजकीय पक्षी पूछ रहा है, यहाँ पे पुष्प भी पूछ सकता है, यहाँ से आपको खेल भी पूछ सकता है, यहाँ से आपको भाषा भी पूछ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है राजकीय पक्षी क्या है, सारस है, गौरैया है, मैना है या फिर मोर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो सारस है, जिसे हम अन्य नाम से क्या जानते हैं, क्रोंच के भी नाम से हम इसे जानते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, फ्लावर क्या है, तो आप क्या करेंगे, पलाश लगाएंगे। ठीक है, पलाश जो है यहाँ का राजकीय पुष्प है। प्रश्न आ जाए कि यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है, ट्री क्या है, तो आप क्या लगाएंगे, अशोक लगाएंगे। ठीक है, अशोक वृक्ष बहुत लोगों ने देखा भी होगा, कई लोग के घरों में भी होगा। प्रश्न आ जाए कि यहाँ का बताइए राजकीय पुष्प पशु क्या है। ठीक है, पुष्प आपने लगा दिया, तो अगर पशु पूछ दे तो बारहसिंगा हो जाएगा। ठीक है, बारहसिंगा जो है वो यहाँ का क्या है, राजकीय, ठीक है, पशु है। प्रश्न पूछ दे कि आपका भाषा क्या है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषा, जिसमें प्रथम जो हम भाषा की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो वो देवनागरी लिपि में क्या हो जाएगा, हिंदी है। ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी है। और वर्ष 1989 में जो है उर्दू को द्वितीय जो है, उर्दू ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा जो है वो घोषित किया गया था। एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बचता है खेल। खेल देखिए बहुत चर्चा में इस समय सरकार के द्वारा खेल को बहुत बड़े पैमाने पे प्रमोट किया जा रहा है, ना सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा बल्कि विभिन्न राज्य सरकारों के भी द्वारा अपने अपने तरीके से खेल को प्रमोट किया जा रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल के बारे में, जो कि कौन सा है फ्रेंड, बताइए जल्दी से। ये उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या है, हॉकी है। ठीक है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम पे हमारा जो सबसे खेल का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है उन्हीं के नाम पे कर दिया गया है। राजीव गांधी के खेल पुरस्कार जो था उसको नाम को बदल करके क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक चीज़, अभी करंट को अगर हम इसको जोड़ दें तो देखा जाए हॉकी को देखिए कौन से राज्य ने गोद लिया है, तो यहाँ पे देखिए उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, उड़ीसा ने क्या किया है, हॉकी को वर्ष 2032 तक क्या किया है, गोद लिया है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात आ जाए, उत्तर प्रदेश ने किस खेल को जो है गोद लिया है, तो ध्यान रखिएगा कबड्डी को गोद लिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, भले ही हमारा राजकीय जो खेल है वो हॉकी है, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कबड्डी को वर्ष 2032 तक क्या किया गया है, ये गोद लिया गया। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एकदम डायरेक्ट फैक्ट्स से जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, महर्षि महेश योगी, स्वामी चिन्मयानंद, श्री श्री रविशंकर या फिर भगवान रजनीश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका,
सी श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1981 में की गई थी। ठीक है, बात करते हैं श्री श्री रविशंकर जी के बारे में, तो ये विश्वविख्यात मानवतावादी और साथ ही साथ आध्यात्मिक गुरु हैं और इन्हीं के द्वारा 1981 में जो है आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की गई थी। किस आदर्श वाक्य के साथ? वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम आदर्श वाक्य के साथ इस आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की स्थापना की गई थी, जो कि अगर इस समय देखें तो 156 देशों में ये जो है फैली हुई है। ये दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं अपने इस संस्था के द्वारा, जो कि 156 देशों में करंटली फैली हुई है, कि इस दुनिया में जो है प्रेम और ज्ञान के ही माध्यम से आप हिंसा की बात होगी, आप घृणा को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। किसके किसके माध्यम से? प्रेम और ज्ञान के माध्यम से। ठीक है, तो आप भी अपने ज्ञान का विस्तार करते रहें, ना सिर्फ अपने तक, लोगों को भी अपने ज्ञान तक, अपनी जो ज्ञान है वो लोगों तक फैलाइए, अपने प्रेम को फैलाइए। इससे क्या हो सकता है? आप हिंसा को समाप्त कर सकते हैं, लोगों के बीच में जो घृणा है वो पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। यही है आर्ट ऑफ लिविंग का जो है संदेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी है? देखिए, क्रिकेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत क्रिकेट प्रेमी लोग हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आया है, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी है? 22 गज है, 27 गज है, 24 गज है या फिर 25 गज है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये क्या है? 22 गज है। अगर इसी को आपको मीटर में पूछ दे तो आप क्या कर देंगे? 20.12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्रिकेट की पिच की लंबाई हो जाएगी। अगर आपकी क्रिकेट की पिच की चौड़ाई पूछ दे तो 10 फुट हो जाएगा। ठीक है, 10 फुट इसकी चौड़ाई है, जो कि अगर इसे मीटर में करके पूछ दे तो आप क्या करेंगे कि इसको 3.05 मीटर कर देंगे। ठीक है, क्रिकेट का जन्मदाता सबको पता होगा फ्रेंड, इंग्लैंड है। ठीक है, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्नों पे। नेक्स्ट हमारा, अंधों के लिखने की लिपि का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल, अलेक्जेंडर ने, सी ब्रेल ने या फिर एल.सी. ब्रेल ने? देखिए, अंधों की जो नेत्रहीन लोग होते हैं उनके जो लिखने पढ़ने की जो लिपि होती है उसको क्या कहा जाता है? ब्रेल लिपि कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे ब्रेल यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे दिया, आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको पूरा नाम पता होना चाहिए कि इस तरह का मिलता जुलता जो है ऑप्शन भी आपके एग्जाम में दे देता है, इसलिए आप हवा में नहीं पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। लुई ब्रेल के द्वारा जो है वो अंधों के लिखने की लिपि का या पढ़ने की लिपि का आविष्कार किया गया। बात करें लुई ब्रेल की फ्रेंड, तो ये एक फ्रांसीसी नेत्रहीन व्यक्ति थे और इनके द्वारा देखा जाए 1821 में जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया। और इस ब्रेल लिपि की जो बात करें फ्रेंड, ये बिंदु होते हैं कई, और इन्हीं बिंदुओं को मिला करके अक्षरों को, अंकों को, ठीक है, और शब्दों को जो है वो बनाया जाता है। और जो नेत्रहीन लोग होते हैं वो चीज़ों को क्या करते हैं, उससे वाकिफ होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, लुई ब्रेल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जैसा कि हमने बताया, वर्ष 1829 में इस पुस्तक का, जो कि ब्रेल लिपि पर आधारित थी, और इस ब्रेल लिपि पर आधारित पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, जो कि 1829 में इस लिपि से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी फ्रेंड जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, अंधेरे में थोड़ा कम दिखने की समस्या होती है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन बी की कमी से। रतौंधी की बात करें फ्रेंड तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, रतौंधी। और इसके बारे में अगर हम बात करें, देखिए अन्य विटामिन भी दिया है यहाँ पे, देखिए विटामिन सी है, विटामिन सी जो कि प्योर वेज विटामिन होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो इसके जो स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। और यहाँ पे विटामिन बी जो है अपने आप में बहुत बड़ा परिवार है, इसके अंतर्गत विटामिन बी, विटामिन पी, इस तरह के बहुत सारे विटामिन है। और यहाँ पे देखिए विटामिन डी दिया है, अगर हम इसके बारे में देखें, विटामिन डी जिसकी वजह से फ्रेंड देखा जाए एडल्ट में हो गया और आपके जो बच्चों में होगा उसमें 2 होता है। एडल्ट्स की बात अगर बच्चों में बात करें विटामिन डी की कमी से तो रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, रिकेट्स रोग होता है, जैसे आप कुछ बच्चों को देखे होंगे, उनके पैरों के जो आकार होते हैं वो धनुष आकार के हो जाते हैं, कुछ इस शेप में। ठीक है, इसी को रिकेट्स कहते हैं। और एडल्ट में जो होता है वो बीमारी होता है एस्टियोमेलेसिया जो होती है। ठीक है, वो एडल्ट में बीमारी होती है एस्टियोमेलेसिया। इसमें जो है एडल्ट्स जो होते हैं उनकी जो है विटामिन डी की कमी से हड्डियां क्या होती हैं, मुलायम हो
हो जाती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, ठीक है, थोड़े से भी जोर लगने पे वो टूट जाती हैं। यही है विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में होता है, रिकेट्स होता है, और जो एडल्ट्स में होता है उसको एस्टोमेलिसिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, ये था हमारा देखिए बायोलॉजी से संबंधित इस तरह से। तो आपको पूरी विटामिन के पता होने चाहिए, किस तरह के विटामिन जो है वो पूछे जाते हैं, सारे विटामिन जो है आपको पता होने चाहिए। चलिए हम आगे आपको बताते हुए चलेंगे, तैयार होता चलेगा। नेक्स्ट है हमारा कि राज्यपाल के पद की शपथ द्वारा दिलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी हो जाएगा। देखिए राज्यपाल की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, चूंकि इनके जो राज्यपाल की जो शपथ जो कार्य करा रहे हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे उससे संबंधित जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, या फिर उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम या ज्येष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, इनकी शपथ दिलाएंगे, ठीक है। चूंकि हम जब अनुच्छेद पढ़ते हैं, पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जब आप बात करते हैं 153 अनुच्छेद आर्टिकल 153 की, तो इसमें एक बात की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? 155 में लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हर जब राज्यपाल होगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, तो राज्यपाल का कुछ पद की अवधि भी होगी, मतलब कितने समय तक वो अपने पद पे बना रहेगा, जिसका उल्लेख हमें मिलता है 156 में, जिसमें क्या बात की गई है कि राज्यपाल जो है या तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहेगा, राष्ट्रपति चाहेंगे तो राज्यपाल को हटा देंगे, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहेगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति अगर इसने अपना पूरा कार्यकाल जो कि इनका 5 वर्षों का होता है, ठीक है, ये सारी बातें जो की गई हैं ये 156 आर्टिकल में की गई हैं। इसमें ये बात किया गया है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, या फिर वो राष्ट्रपति को एक संबोधित पत्र के द्वारा अपने पद को त्याग कर सकते हैं। तो अपने अगर राष्ट्रपति को अपने पद को त्याग करना होगा तो वो किसको संबोधित करेंगे? वो राष्ट्रपति को, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जब अगर ये इनका जो पूरा कार्यकाल 5 वर्षों का रहेगा, लेकिन अगर इनके कार्यकाल पूरा होने के बाद भी इनके पद जो है, इनके जो उत्तराधिकारी अभी तक नहीं नियुक्त हुए हैं, तब तक भी अपने कार्यकाल पे बने रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक इनका उत्तराधिकारी जो है अपने पद को संभाल नहीं लेता। ये सारी बात जो की गई है 156 में की गई है। और फिर जब हम आते हैं 159 में, आर्टिकल 159 में, जिसमें राज्यपाल की शपथ की बात की गई है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? वो राज्यपाल जिस राज्य में नियुक्त किया गया है उस राज्य से संबंधित जो उच्च न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर कौन कराएगा? तो उससे उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय का जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा उनके द्वारा जो है उच्च न्यायालय, उनके द्वारा जो है वो राज्यपाल के पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, राज्य से संबंधित समझ लीजिए। अगला है हमारा कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने, या फिर लियाकत अली ने। तो देखिए यहाँ पे जो हम करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। सैयद अहमद खान के द्वारा जो है अलीगढ़ जो है आंदोलन चलाया गया था, और इन्हीं के बाद देखा जाए तो 1875 के समय ये चला था, जिससे हम देखते हैं 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस आंदोलन से संबंधित जो सबसे प्रमुख नेता हैं वो कौन है? सैयद अहमद खान है। अन्य जो प्रमुख नेता जैसे हो गए कि नज़ीर अहमद हो गए, शिबली नोमानी हो गए, शिबली कॉलेज भी बहुत सारे जगहों पे होता है, शिबली कॉलेज के भी बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, चिराग अली हो गए। ये कुछ महत्वपूर्ण अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख नेता थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस वर्ष हुगली नदी के तट पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? तो देखा जाए, देखिए यहाँ पे पूछा है कि अंग्रेजी कारखाना यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सबसे पहला हुगली नदी के तट पे जो है कारखाना स्थापित किया गया था, कब किया गया था? 1651 में किया गया था, 1621 में किया गया था, 1649 में किया गया था, या फिर 1664 में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये हो जाएगा 1651। देखिए उस समय 1651 जो कि हुगली कहाँ पे फ्रेंड? बंगाल में है, ठीक है, बंगाल, कोलकाता। तो बंगाल का उस समय जो सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम क्या था? शाह सूजा, ठीक है, शाह सूजा बंगाल का सूबेदार था, ठीक है। इनसे एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था ब्रिजमैन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रिजमैन,
ठीक है। ब्रिजमैन ने अनुमति मांगा, कब मांगा? 1651 में मांगा, और इन्होंने अनुमति जो है 1651 में दे दिया ब्रिजमैन को, और फिर 1652 में, ध्यान रखिएगा, हुगली में पहला कारखाना जो है वो स्थापित किया गया। लेकिन अगर प्रश्न आपसे ये पूछ दे कि अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला जो है फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी वो कहाँ की गई थी, कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1608 में, 1608 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? प्रथम जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो की गई थी आपकी सूरत में की गई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सूरत में किया गया था। ठीक है, 1608 में सूरत में किया गया था, गुजरात में। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि अंग्रेजों के द्वारा प्रथम जो वैधानिक फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो 1611 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? मसूलीपट्टनम में किया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये भी दक्षिण भारत का भी हो सकता है कि दक्षिण भारत में सबसे पहले जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी ये की गई थी कहाँ पे की गई थी? मसूलीपट्टनम में किया गया था, 1611 में किया गया था। और ध्यान रखिएगा ये प्रथम वैधानिक जो थी फैक्ट्री स्थापित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किनके बीच सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में, हैदर अली और मराठा साम्राज्य के बीच में, या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सालवाई की संधि जो फ्रेंड हुई थी वो हुई थी मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। मराठा देखिए फ्रेंड, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, यानी कि मराठाओं के बीच में और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध हुए थे, जिसमें सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1775 से लेकर के 82 के बीच में। ठीक है, प्रथम युद्ध के बाद देखा जाए एक संधि हुई। देखिए युद्ध जब होता था, युद्ध का जब समापन होता था ना, तो एक संधि के द्वारा होता था, संधि के माध्यम से। तो जो प्रथम युद्ध हुआ मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में, उस युद्ध के समापन में यानी कि 1782 में एक संधि हुई जिसका नाम है 1782 में जिसका नाम है सालवाई की संधि। इस सालवाई की संधि के बाद युद्ध समाप्त हो गया और 20 वर्षों का क्या कहते हैं एक तरीके से अंतराल हो गया, 20 वर्षों की शांति हो गई। फिर उसके बाद इनके बाद बीच में जो दूसरा युद्ध हुआ, कब हुआ फ्रेंड? वो हुआ था 1803 से लेकर के 1805 के बीच में, जो है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच पुनः युद्ध हुआ। और अंतिम जो युद्ध हुआ निर्णायक, पूरी तरीके से मराठा शक्ति समाप्त हो गई, कमजोर पड़ गई और अंग्रेजों का पूरा जो है मराठा साम्राज्य पे अधिकार हो गया। वो युद्ध कौन सा था? वो 1817 से लेकर के 1819 के बीच में किया गया था। ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था। ठीक है, सालवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुई थी, 1782 में हुई थी। ठीक है, और इसी युद्ध से पहला जो है, इसी संधि से पहला युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? देखिए यहाँ पे पहली महिला पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इंदिरा गांधी है, एनी बेसेंट है, सरोजनी नायडू है या फिर सोनिया गांधी है। देखिए यहाँ पे 2 एलिमिनेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखा जाए तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा करिए, इंदिरा गांधी हो नहीं सकती, सरोजनी नायडू हो नहीं सकती है। ठीक है, ये सब आज़ादी के बाद का एक चेहरा है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं बी और सी में। ठीक है, चूंकि यहाँ पे पूछा गया है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1917 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी, तो वो हो जाएगा सरोजनी नायडू हैं, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 में किया था। कहाँ पे किया था? कानपुर में यह अधिवेशन हुआ था और वहीं पे इन्होंने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 महिलाओं के द्वारा किया गया था। एक पहली महिला है एनी बेसेंट है, 1817 कलकत्ता में। दूसरी भारतीय महिला है, यानी कि दूसरी नहीं, चूंकि ये पहली भारतीय महिला है, और दूसरी महिला है सरोजनी नायडू हैं, 1925 कानपुर में। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? एक रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस से, जिनका क्या नाम था? ए ह्यूम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पूरे नाम से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इन्हीं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। एक कॉलेज है जिसका नाम है गोकुल दास, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय है, स्कूल है, वहीं पे हुआ था। और जो पहली अध्यक्षता की गई थी वो किया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली
जो है अध्यक्षता की गई थी। कब हुआ था? 1885 में पहला अधिवेशन किया गया था। ठीक है, ये चीज़ था, इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवल थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड माउंटबेटन है या फिर लॉर्ड लिटनगो है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका समय देख लीजिए क्या है, 1947 जब हमारा भारत आज़ाद होता है और 1948 तक ये रहते हैं। ये भारत के अंतिम जो है ब्रिटिश वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भी थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि अंतिम ब्रिटिश वायसराय, जैसा कि आप देख रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे? आपके लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सत्यमेव जयते का स्रोत है? यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, मुंडक उपनिषद है या फिर इनमें से कोई नहीं है? देखिए, सत्यमेव जयते की बात करें फ्रेंड, तो ये जो है स्रोत है वो है मुंडक उपनिषद। फ्रेंड आप लोगों ने वेद पढ़ा होगा, ठीक है, एंशिएंट की क्लास ली होगी। वेद देखिए 4 वेद है, हर वेद का अपना क्या है? एक ब्राह्मण है, हर वेद का अपना एक अरण्यक है। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है, क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर से करेंगे आगे चल के। और हर वेद का अपना एक उपनिषद है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या जो वर्तमान में 108 मानी जाती है। तो जो अथर्ववेद है फ्रेंड, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद जो कि सबसे नया वेद है, सबसे नवीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन और सबसे नवीन वेद जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अपने जो उपनिषद है उसमें देखा जाए 2 उपनिषद बड़े सिमिलर से हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं, जिसमें से देखा जाए एक आपका मुंडक उपनिषद है और एक आपका मांडुक उपनिषद है। देखिए ये भी दे सकता है, कभी कभी मांडुक भी दे सकता है, मुंडुक भी दे सकता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से याद करिएगा कि मुंडुक उपनिषद में जो है सत्यमेव जयते दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा सत्य की विजय होती है और इसी पे है, यहीं से हम लोगों ने इसको लिया हुआ है। और हमारा जो राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य है वो भी क्या है? सत्यमेव जयते। सत्य ही सदैव विजय होती है, सत्य की सदैव विजय होती है। और हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है उसके जो नीचे जो है देखेंगे देवनागरी लिपि में जो है इसको लिखा गया है सत्यमेव जयते, जो कि कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी है, सहारा है, थार है, कालाहारी है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? उत्तरी अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे सहारा मरुस्थल, और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए ज्योग्राफी से संबंधित, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अगर एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा तो मंगोलिया में देखिए स्थित है आपका गोबी मरुस्थल, ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल पता ही है, ये भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पाकिस्तान, ये सारी क्षेत्र में जो है एशिया में ये भी थार मरुस्थल है। ठीक है, ये सारे मरुस्थल हैं, इस तरह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। अगला है हमारा, निम्न में से कौन इतिहास के जनक के तौर पे जाने जाते हैं? हेरोडोटस, हैमिल्टन, गैलीलियो, एओ ह्यूम? देखिए इतिहास के जनक जो है एओ ह्यूम तो होंगे नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा एओ ह्यूम तो 1885 में आ रहे हैं। ठीक है, इतिहास तो कब की पुरानी है। और एओ ह्यूम की बात करें फ्रेंड, तो इतिहास इनको हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक देखा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए हो जाएगा, हेरोडोटस। ठीक है, इनको हम फादर ऑफ द हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास के जनक कहते हैं। हेरोडोटस ने देखिए भारत, और इन्होंने एक पुस्तिका बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। ये भी नाम ध्यान रखिएगा, हिस्टोरिका जो है इनके द्वारा लिखी गई बुक है हिस्टोरिका। ठीक है, और इन्होंने भारत और फारस जो है ना, उससे फारस जो ईरान वाला पूरा क्षेत्र है, भारत और फारस के संबंध जो व्यापारिक संबंध थे या भारत और फारस के बीच में जो संबंध थे, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के संबंधों का उल्लेख किया अपनी पुस्तक में। ध्यान रखेगा, इन्होंने भारत के बारे में लिखा है, लेकिन ये कभी भारत नहीं आए हुए हैं। इन्होंने भारत से संबंधित कुछ उस समय के तत्कालीन इतिहासकारों के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका अध्ययन करके, या यहाँ के जो व्यापारी जाते थे दूसरे देशों में, उनसे जो है कुछ जानकारियों के आधार पर इन्होंने जो है इतिहास लिखा है, भारत के बारे में लिखा है। और इन्होंने भारत और फारस के बीच में जो संबंध था 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के, उसका उल्लेख किया है। तो पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार ने भारत और फारस के संबंध के बारे में लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस ने लिखा है, जिसको हम क्या कहते हैं? इतिहास का जनक कहते हैं। और इनकी कौन सी पुस्तिका है? हिस्टोरिका जो है ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, रेसलिंग? देखिए हमें क्या दिख रहा है, खेलों से संबंधित चीजें हमें दिख रही हैं। तो सिली पॉइंट जो है वो हो जाएगा क्रिकेट।
ठीक है। क्रिकेट सिली पॉइंट क्या होता है फ्रेंड, आप लोग तो मैं बता रही हूँ ना कि क्रिकेट से आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, मुझे इवन बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो क्रिकेटर होता है, जो खिलाड़ी होता है, जो बल्लेबाज होता है, जो बैटिंग कर रहा होता है, उसके जो बिल्कुल पास का जो खिलाड़ी रहता है ना, उसी खिलाड़ी का जो स्थान होता है, जो उसके बिल्कुल करीब खड़ा खिलाड़ी होता है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सिली पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सिली पॉइंट हो गया जो कि आपका खेल से संबंधित वाक्य हैं। कुछ अन्य वाक्य भी हैं जैसे कि स्लिप हो गया, गली हो गया, मिड ऑन हो गया, ठीक है, लॉन्ग ऑन हो गया, और कुछ फाइन लेग हो गया। ये सब क्या है, ये सब संबंधित खेलों से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित जो है ये सब शब्द हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आपके ध्यान होना चाहिए। इसी तरह कुछ ऐसे शब्द होंगे जो फुटबॉल से संबंधित होंगे, इसी तरह कुछ शब्द होंगे जो हॉकी से संबंधित होंगे। तो आप ये सब भी चीज़ें तैयार करते हुए साथ में चलिए। आगे है हमारा, अब आ जाता है ग्रामीण जानकारी। ठीक है, तो ग्रामीण विकास से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे जितने भी आपके सिलेबस में होगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि वर्ष 2008 में किस तरह का पैटर्न था एग्जाम का। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अब जीएस देख लिया, अब आते हैं हम देखते हैं ग्रामीण जो है परिवेश से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि फसल चक्र किसे कहते हैं। विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को, फसलों की उत्पादकता को, भूमि की उर्वरता को, या फिर बीजों की प्रामाणिकता को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को क्या कहा जाता है, फसल चक्र कहा जाता है। देखिए, बहुत सिंपल सा अगर हम आम बोलचाल की भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए, एक क्या होना चाहिए, एक आपके पास जमीन होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए जो कि कृषि योग्य। अब ऐसे बंजर भूमि नहीं होनी चाहिए कि बंजर भूमि में आप कृषि नहीं, आपके पास एक भूमि होनी चाहिए जिसको जो कि कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, और इस भूमि का एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, इसके देखिए कुछ डिफिनीशन है जो ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और इस एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए और साथ ही साथ एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। ठीक है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी भी समय, हर फसलों के पकने का एक समय होता है। ठीक है, तो एक निश्चित अवधि होनी चाहिए, और इस निश्चित अवधि के दौरान जो है अदल बदल करके जो फसलों को उपजाया जाता है, जो फसलों की क्रिया जो है कृषि की जाती है, अदल बदल करके उगाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, फसल चक्र कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन फसलों को बदलने का भी कुछ मूलभूत जो है क्या होना चाहिए, कुछ सिद्धांत होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बदल दिए जाओ। देखो, जब भी आप कोई फसल को जब आप लगा रहे हो तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर कोई आपने फसल लगाए जिसकी जड़ बहुत लंबी जाती है, ठीक है, तो जब गहरी जड़ वाली आप फसल लगाते हो तो उसके बाद जब आप फसलों को बदलो तो क्या करना कि उथली जड़ वाली जो है, यानी कि छोटे जड़ वाली क्या करना, फसलों को लगाना। यानी कि जब आप बहुत लंबा जब आप जड़ रहेगा तो वहाँ के जो पोषक तत्व होंगे उस जमीन के वो तो खत्म हो चुके रहेंगे। अब यहाँ का पोषक तत्व बचा हुआ है, तो अब क्या करना कि छोटी जड़ वाले फसलों को लगाना। इससे क्या होगा कि समय के साथ साथ यहाँ फिर से पोषक तत्व आ जाएगा और यहाँ फिर तब तक ये फसल क्या करेगी, बढ़ेगी। फिर उसी के साथ साथ जो है अधिक उर्वर वाली, जो अधिक जल वाली जो फसलें होती हैं उनको अगर लगाए हो तो आप उसके जस्ट बाद क्या करना है कि कम उर्वर जिसमें लगता हो और कम क्या करना है, जैसे कि पानी हो उसको लगाना। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है, जैसे अरहर आपने लगाया, अरहर का अगर आपने कृषि किया तो उसके बाद क्या करो, गेहूं की कृषि लगाओ। तो ये कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए जब हम फसल चक्र के पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके फायदे क्या होंगे, इसके फायदे ये होंगे जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे अब क्या होगा, थोड़े समय के लिए ये मिट्टी क्या होगी, उसको वक्त मिलेगा फिर से अपने पोषक तत्वों की इकट्ठा कर लेगी। तो इससे क्या होगा कि हम क्या देख रहे हैं, भूमि की जो उर्वरता शक्ति है, ठीक है, इससे मिट्टी की और जो भूमि की क्या होगी, उर्वर जो है शक्ति बनी रहेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जितने भी रोग होते हैं, कीट होते हैं जो फलों पे लग जाते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उन पे नियंत्रण पाया जा सकता है इस पैटर्न के माध्यम से, फसल चक्र के माध्यम से। जो मृदा का क्षरण हो जाता है, ठीक है, वो क्या होगा, उस मृदा क्षरण को भी रोका जा सकता है फसल चक्र के माध्यम से। ये कुछ इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें कुछ कंडीशंस भी फॉलो करनी पड़ती है जब हम फसल चक्र को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। देखिए, क्रांति जितनी भी पूछी गई हैं, नीली क्रांति हो गई, सफ़ेद क्रांति हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे फसल उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है, तिलहन से या फिर दलहन से है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है,
बी हो जाएगा मत्स्य पालन से आपका नीली क्रांति है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो है मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए या मत्स्य या मछली के उत्पादन को वृद्धि करने के लिए क्रांति चलाएगी, योजना चलाएगी, जिसे नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मत्स्य क्या होता है? मत्स्य यानी कि मछली। मछली किस में रहती है? जल में रहती है, पानी में रहती है। पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो ध्यान रखिएगा, नीली क्रांति है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तिलहन है। तिलहन का संबंध फ्रेंड पीली क्रांति से है। ध्यान रखिएगा, पीली क्रांति से जो है वो आपका तिलहन का संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि चकबंदी किसे कहते हैं? चकों की पैमाइश को, हड़पे गए भू क्षेत्रों की दुरुस्तगी को, जो चकों होते हैं, चकों की निगरानी को, खेतों को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने एवं संचयित करने को। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड डी हो जाएगा, खेतों को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने और उनको क्या करना? संचयित या फिर संचय करने को। देखिए, खेतों के जितने ज़्यादा टुकड़े होंगे ना फ्रेंड, खेतों का क्षेत्रफल जितना कम होता जाएगा, उससे उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? जो आप अनाज लगा रहे हैं ना, उसके उत्पादन पे उसका प्रभाव पड़ता है और नेगेटिवली प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि हमने आपको पहले भी बताया कि एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए जब भी आप अनाज का रोपण करने जा रहे हैं, जब भी आप कृषि करने जा रहे हैं, तो एक निश्चित क्षेत्रफल पे होता है। लेकिन जब आप देखेंगे समय के अकॉर्डिंगली, आप देख रहे होंगे कि टुकड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, खेतों के, तो इससे क्या होता है? उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं? चकबंदी लाते हैं। ठीक है, तो चकबंदी में क्या किया जाता है? इस प्रणाली में, इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, जिनकी जगह जगह पर अलग अलग जगहों पे जो जोतें होती हैं, जो खेत होते हैं, उनको क्या किया जाता है? मिलाकर उतने ही आकार का दो या एक या दो करते हैं, क्या करते हैं? जोत बना दिया जाता है, जो खेत बना दिया जाता है। इससे क्या होता है? जो चक होते हैं, जो चकों की क्या होती है? संख्या कम होने लगती है और एक हमें जो निश्चित क्षेत्रफल चाहिए होता है कृषि के लिए, वो हमें मिल जाता है। और इससे क्या होता है? फिर हमारे जो उत्पादन होता है उसका जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे उत्पादन जो होता है वो सुगम होने लगता है, हमारा कृषि कार्य जो है वो सुगम हो जाता है। देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जानना, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो चकबंदी जो प्रणाली है वो सबसे पहले किस राज्य में अपनाई गई थी? ये सबसे पहले 1911 की बात है। पंजाब में जो है सबसे पहले जो है 1921, माफ़ करिएगा, 1921 में जो है पंजाब में चकबंदी की शुरुआत किया गया था। सबसे पहला राज्य पंजाब है। ठीक है, जब हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा तो हमारे लिए उत्तर प्रदेश जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 1954 में किया गया था। देखिए, 2 जिले हैं, आपको बिल्कुल करीब से जानना चाहिए। 2 जिले हैं। सबसे पहला जो जिला है मुजफ्फरनगर जिला है, जो कि वर्तमान में शामली में है। मुजफ्फरनगर जिला का तहसील है जिसका एक नाम है कैराना तहसील। बहुत ज़्यादा बीच में न्यूज़ थी, आपको पता होगा। तो एक कैराना तहसील हो गया जो कि मुजफ्फरनगर जिले में। दूसरा जो तहसील हो गया वो सुल्तानपुर जो जिला है उसका जो है तहसील है, जिसका नाम है मुसाफिर खाना। ठीक है, मुसाफिर खाना तहसील है। यहाँ पे 1954 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चकबंदी जो है शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 जिलों में, शामली जिले का जो कैराना है, दूसरा जो है सुल्तानपुर जिले का जो तहसील है जिसका नाम है मुसाफिर खाना, यहाँ पे 1954 में चकबंदी प्रक्रिया शुरू की गई थी। और पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 1958 में पूरे उत्तर प्रदेश में जो है इसको लागू कर दिया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा चकबंदी प्रक्रिया को। ठीक है, चकबंदी से क्या होता है? एक तरीके से आपका जो है जोत की संख्याएं जो है, एक तरीके से चक्कों की संख्या कम होने लगती है, जोत की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे कि क्या होता है? कृषि कार्य जो है वो सुगम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हमें निश्चित क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लें। नेक्स्ट है हमारा कि रेड डॉट रोग किस पौधों में लगता है? देखिए, पौधों के रोग से भी संबंधित प्रश्न आ गया। ठीक है, कृषि से संबंधित बहुत बारीकी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो रेड डॉट रोग किससे पौधे में लगता है? चना में है, गेहूं में है, गन्ना में है या फिर कपास में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना। ठीक है, तो रेड डॉट रोग जो होता है वो रेड डॉट रोग जो होता है वो गन्ने में लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, गन्ने का कैंसर इस रोग को कहा जाता है, या फिर हम इसे लाल सड़न रोग कहते हैं। लाल सड़न रोग भाई क्यों कहते हैं? क्या आवश्यकता है इसको लाल सड़न रोग? क्योंकि इस रोग के वजह से, रेड डॉट रोग की वजह से जो गन्ने की जो जड़ होती है वो लाल हो जाती है। जब जड़ लाल होती है तो आप देखेंगे तना भी धीरे धीरे लाल होने लगता है। तो पूरा जो है
गन्ना जो है वो लाल हो जाता है और वो फिर क्या है, इस्तेमाल करने योग्य नहीं होता है क्योंकि रोग हो गया है, ठीक है। तो इसे हम गन्ने का कैंसर भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गेहूं भी दिख रहा है, गेहूं से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो गेहूं के भी बारे में अगर हम देख लें थोड़ा सा, गेहूं में भी देखिए कुछ रोग लगते हैं, जैसे कि गेहूं में एक रोग लगता है जिसका नाम है रस्ट, ठीक है, रस्ट रोग लगता है। रस्ट भी 3 तरह के होते हैं, एक आपका येलो होता है, ठीक है, दूसरा आपका ब्राउन रस्ट होता है, ठीक है, और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा हो जाता है ब्लैक रस्ट हो जाता है, ठीक है। ये सब गेहूं में लगने वाले रोग हैं, ठीक है। और एक करनाल बंट भी रोग लगता है, ठीक है, करनाल बंट रोग जो है प्रश्न पूछा गया है, गेहूं में लगने वाला रोग है करनाल बंट। और इस बीमारी को, एक कवक के कारण ये बीमारी होती है, उस कवक का क्या नाम है, तिलासिया, ठीक है, इंडिका। तिलासिया इंडिका जो है, इस कवक के कारण जो है गेहूं में करनाल बंट रोग लगता है। तो हमने क्या देखा, गन्ने में रेड रॉट रोग लगता है, गेहूं में रस्ट रोग लगता है, करनाल बंट रोग लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल चीज़ें बताते चलेंगे, और साथ ही साथ जब आप पढ़ रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखते जाएगा, मार्क करते हुए चलेगा कि इस तरह के प्रश्न लेखपाल में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है, जौ है, चना है, चावल है, गेहूं है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, चावल, ठीक है। खरीफ की फसल जो है चावल है। देखिए यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम फसलों को ना क्राइटेरिया में बदलते हैं कई आधार पे। देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है वो ऋतुओं के आधार पे जो है फसलों को हम 3 भागों में बांटते हैं, ऋतुओं के आधार पे, ठीक है। एक तो आपका खरीफ हो गया, सबसे पहले तो रवि हो गया, ठीक है, रवि हो गया, दूसरा खरीफ हो गया, ठीक है, तीसरा जो हो गया वो आपका क्या हो गया, जायद हो गया, ठीक है, तीसरा। ये सब ऋतुओं के आधार पे, ऋतुओं के आधार पे क्यों, ऋतु को देख करके हम इन फसलों की बुआई करते हैं और फिर कटाई करते हैं। अगर हम रवि की फसल की बात करें फ्रेंड, तो इसे हम देखें शीत ऋतु की फसल कहते हैं, ठीक है, शीत ऋतु की फसल है। क्यों भाई, क्योंकि जो रवि होता है उसको हम क्या करते हैं, ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना आता है इसमें हम इस रवि फसल को बोते हैं, और जब अप्रैल मई का महीना आता है तो हम क्या करते हैं, इस रवि की फसल को काटते हैं। रवि की फसल में देखिए, ये देखें यहाँ पे चना है, ठीक है, ये जो जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, आलू हो गया, मसूर हो गया, ये सब क्या हो गए, आपकी रवि की फसल हो गई। खरीफ की फसल को फ्रेंड हम क्या कहेंगे, खरीफ की फसल को हम कहते हैं वर्षा काल, क्योंकि इस फसलों को, खरीफ की फसल को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जिसके वजह से हम खरीफ की फसलों को जो है जून जुलाई के समय बोते हैं और इसको हम सितंबर अक्टूबर के समय काटते हैं, जिसमें से हम क्या देख रहे हैं, चावल। चावल को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ये एक देखा जाए ग्रीष्म वर्षा काल की जो है फसल है। और हम अन्य फसलों की बात करें जो कि खरीफ फसलों से संबंधित है, जिसमें से हमें चावल दिख ही रहा है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी, मक्का। मक्का की रोटी अभी आप ठंडियों में खाएंगे ना, मक्के का साग, सरसों की रोटी, ये सब, सरसों का साग, मक्के की रोटी, तो ये आप लोग खाएंगे तब, ठंडियों के बड़े फेमस चीज़ें। तो क्यों हम इनको क्या करते हैं, गर्मियों के समय बोते हैं, ठंडियों के समय कट कर रहे हैं, ठीक है। सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, ये सब क्या हो गए, खरीफ की फसलें हो गई, ठीक है। जायद की बात करें फ्रेंड, जायद को, जिसको हम इसको ग्रीष्म ऋतु वर्षा वाली फसल, ग्रीष्म ऋतु की फसल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ दे कि कौन सी ग्रीष्म ऋतु वाली है, कौन सी वर्षा ऋतु वाली है, कौन सी जो है आपकी शीत ऋतु वाली। शीत ऋतु वाली लोग लगा देंगे, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जायद जो है, जो कि आपकी ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं, इसमें देखा जाए ये रबी और खरीफ दोनों के बीच की फसलें होती हैं, क्योंकि इसको हम मार्च में क्या करते हैं, बोते हैं और जून उनमें काटते हैं। जब हम जून में अपना खरीफ की फसलों की बुआई शुरू करते हैं, उसकी बुआई से पहले हम जायद को काट देते हैं। जिसमें से कौन कौन सी फसल हो जाती है, तरबूज आप लोगों ने खाए होंगे, तो है ना, तरबूज, खरबूज, ककड़ी है, और करेला। करेला बहुत लोग को पसंद नहीं होता है, वो जायद का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये सब फल काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही हेल्दी ये सब फ्रूट्स होते हैं। खीर हो गया, खीरा हो गया, ये सारे क्या हो गए आपके जायद के फसलों के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कंटूर विधि से खेती कहाँ की जाती है। कंटूर फ्रेंड, जिसको हम समुच्च कृषि कहते हैं, ठीक है, समुच्च खेती कहते हैं इसको हिंदी में, कंटूर जो हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे की जाती है, पहाड़ों पर की जाती है, तराई क्षेत्रों में की जाती है, मैदानों में, मैदानी भागों में किया जाता है, या फिर नदियों के किनारे किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पहाड़ों में किया जाता है, कंटूर विधि से खेती की जाती है। अगर हम कंटूर विधि की बात करें तो इसको जो खेती करने का जो होता है, आपने देखा होगा कि इसमें खेतों के जो किनारे किनारे पे ना मेड़ बना दिया जाता है और खुंड बना दिया जाता है, ठीक है, खुंड बना दिया जाता है, मेड़ बना दिया जाता है। इससे क्या होगा, इससे जब
आप पानी ना आप खेतों में डालते हैं तो इससे जो पानी का वेग होता है, जो अफवाह होता है, वो अफवाह का वेग कम हो जाता है, यानी कि पानी जो है लंबे समय तक वहाँ पे रुका रहता है, जिससे कि भूमि, जो वहाँ की कृषि भूमि होती है, उसको पानी को सोखने का समय ज़्यादा मिल जाता है। इससे भूमि का स्तर जो है वो हमेशा बना रहता है। और इससे क्या होगा, भूमि का स्तर जब बना रहेगा, भूमि में जो देखेंगे नमी का स्तर बना रहेगा, तो वहाँ की जो मृदा है, वहाँ के जो पोषक तत्व हैं, उनके क्षरण भी होने में इससे काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण किया जाता है कंटूर विधि के माध्यम से जो खेती की जाती है। तो एक तरीके से इस विधि के अगर हम देखें सकारात्मक जो है परिणाम क्या क्या होते हैं कि मृदा के क्षरण को आप नियंत्रण कर सकते हैं। नमी का संरक्षण आप कर रहे हैं, पानी को रोक करके थोड़ी देर जब पानी रुका रहेगा तो वहाँ से नमी जो है उसका संरक्षण होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, तो फसल की उत्पादकता जो है वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, और क्या होगा, ये जो आप इससे काफ़ी ये प्रभावशाली भी मानी जाती है ये विधि, और साथ ही साथ कम लागत में जो है आप अच्छा उत्पादन कर सकते हैं इस विधि के द्वारा, कंटूर विधि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1947 में, 1950 में, 1937 में, या फिर 1904 में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी हो जाएगा। 1904 में देखा जाए भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई, और इसी के परिणाम स्वरूप देश भर में देखेंगे जितने भी विभिन्न क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को क्या मिला, बढ़ावा मिला। किसको मिला? कुटीर उद्योगों को। ठीक है, तो इस तरह के भी पैटर्न ध्यान रखिएगा आंदोलन से भी संबंधित। नेक्स्ट है हमारा कि किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? यहाँ पे देखिए नहीं होता है, वर्षा का नहीं होता है, वायु की गति का नहीं होता है, वृक्षों की संख्या क्या नहीं होता है, या फिर आर्द्रता का नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वृक्षों की संख्या जो होती है उसके आधार पर हम किसी भी जगह की जलवायु को नहीं जान पाते हैं, औसत जलवायु को। बाकी वर्षा के आधार पर, वायु की गति के आधार पर, आर्द्रता के आधार पर हम किसी भी क्षेत्र की जो है औसत जलवायु की जानकारी हमें मिल सकती है। तो अगर हम जलवायु की बात करें फ्रेंड, तो जो जलवायु होता है वो किसी भी जो स्थान की वातावरण का क्या होता है, दशा को व्यक्त करता है कि किसी भी क्षेत्र की जो वातावरण है किस तरह का है, वो हमें वहाँ की जलवायु से पता चलता है। जिसमें से एक प्रमुख तत्व जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जैसे वायु दाब के आधार पर हम वहाँ की जलवायु को बता सकते हैं, हम वहाँ के तापमान के आधार पर वहाँ की जलवायु के बारे में निर्धारित कर सकते हैं, वहाँ की वर्षा ऋतु के आधार पर, सूर्य का प्रकाश जो है सौर्य प्रकाश के आधार पर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जलवायु और मौसम में डिफरेंस क्या होता है? समय का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लगभग एक समय की जो है एक स्थान के लंबे समय तक जो है दशा होती है वातावरण की, लगभग 30 वर्ष या उससे ज़्यादा की, तो वहाँ के जलवायु होता है। ठीक है, मौसम जो है डेली आधार पे बदल सकता है, लेकिन जलवायु जो है एक लंबे अवधि तक नहीं बदलता है। तो एक क्षेत्र विशेष की जो जलवायु होती है वो इन निम्न कारकों के आधार पर जो है हमें पता चलता है, इन प्रमुख तथ्यों के आधार पर हम किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अपर्णा किस फसल की किस्म है? देखिए फसलों की किस्म के बारे में पूछा जा रहा है, धान की, मटर की, गेहूं की, या फिर अरहर की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? अपर्णा जो है वो देखा जाए मटर की जो है फसल की किस्म का आधार है अपर्णा। ठीक है, मटर की अन्य फसलों की बात करें तो देखिए रचना भी है। ठीक है, रचना जो है ये भी आपके मटर का जो है फसल की किस्म है, मटर फसल की किस्म रचना है। अपर्णा जो की बात करें कि पत्ता विहीन जो है प्रजाति होती है किसकी? मटर की। और भी बात करें जैसे सपना भी हो गया, रचना कर लीजिए, सपना कर लीजिए, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, उत्तरा हो गया, पूसा प्रगति भी जो हो गया वो भी मटर की हो गई। देखिए अन्य की बात करें जैसे धान की है, अरहर की है। अगर अरहर की बात करें फ्रेंड तो अरहर में देखा जाए तो कुछ है जैसे बहार है, मालवीय चमत्कार हो गया। अन्य की बात करें उमर हो गया, आज़ाद हो गया, पारस हो गया। ये सब क्या है? आहार के जो है फसल, अरहर की जो है वो फसल की किस्म है। देखिए धान और गेहूँ से आए दिन प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम धान की बात करें तो धान में देखा जाए लिख सकते हैं आप जैसे कि साकेत हो गया, गोविंद हो गया, ठीक है, जगन्नाथ हो गया, अन्नपूर्णा हो गया। और अगर बात करें जैसे कि कांची, रत्ना, कावेरी, ये सब क्या है? आपके धान के फसल की किस्म है। और यहाँ पे गेहूं से है, गेहूं जैसे कि सोनालिका हो गया, गेहूं सोनालिका बहुत बार पूछा गया है, तो सोनालिका हो गया, चंद्रिका हो गया, गिरजा हो गया, गोमती, कल्याण सोना, ये सब क्या है? जो है आपके गेहूं की किस्म है। ठीक है, ये सारी किस्में हम धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, एक दिन का काम नहीं होता है, इसको बार बार पढ़ने से चीज़ें याद होंगी। तो जब हम आगे चल के प्रैक्टिस भी करते रहेंगे ना, तो वहाँ पे ये प्रश्न जैसे जैसे आएगा हम वहाँ पे चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे तो आपको तुरंत स्ट्राइक कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए
केंद्र सरकार की योजना को के रूप में जाना जाता है, तो कौन सी केंद्र सरकार की ऐसी योजना है जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे, उस ढांचे को मजबूत करता है, उस ढांचे को बढ़ावा देता है? कौन सी योजना? साफ सुथरा शहर, स्वच्छ भारत अभियान, भारत निर्माण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी हो जाएगा, भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना की बात करें तो देखिए 16 दिसंबर वर्ष 2008 में जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण जो गांव है उन गांव के जो बुनियादी ढांचा है, ग्रामीण क्षेत्र के जो बुनियादी ढांचा है, उन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, उन बुनियादी ढांचे को क्या करना है? बढ़ावा देना। और ये बुनियादी ढांचा क्या है? गाँव के बुनियादी ढांचा क्या होते हैं? जैसे कि वहाँ की बिजली व्यवस्था को मजबूत करना, ये बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आ गया। पानी व्यवस्था हो गया, वहाँ की सड़कें हो गई, वहाँ के आवास हो गए, वहाँ की शिक्षा हो गए, वहाँ के स्वास्थ्य हो गए। ये सब क्या है? बुनियादी ढांचे के तत्व हैं जिनको बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए भारत सरकार के द्वारा भारत निर्माण योजना शुरू की गई। कब शुरू किया गया? 16 दिसंबर वर्ष 2008 को किया गया। यहाँ देखिए स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो ये देखा जाए 2 अक्टूबर 2014 को इस स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो कुछ हम इसी तरह से जितनी योजनाएं होंगी उनको भी डिस्कस करेंगे। आगे हमारा एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना कहलाता है? एकल कृषि, कृषि सस्यन प्रणाली, या फिर किसी फसल सघनता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए एकल सस्यन जो होता है वो किसी एक ही किसी एक निश्चित भूमि, एक ये भूमि है और इस निश्चित भूमि पर लगभग एक वर्ष तक जो होता है एक ही फसल को उगाना क्या कहलाता है? ये फसल सस्यन होता है। और जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं फसलों के प्रकार हैं, ठीक है, फसल प्रणाली के प्रकार हैं, जिसमें से हम क्या देखते हैं? एक जो है एकल फसल होता है, यानी कि जो आपका मोनोकल्चर होता है, एक ही फसल को उगाना। ठीक है, मोनोकल्चर हो गया एकल। दूसरा हो गया, अभी हम लोगों ने फसल चक्र पढ़ाना, देखा जाए क्रॉप रोटेशन, वो भी क्या हो गया? फसल प्रणाली के अंतर्गत है। सघन जो होता है कृषि होती, इंटेंसिव क्रॉपिंग जो होता है वो भी क्या? फसल चक्र के फसल प्रणाली के अंतर्गत आता है। एक आपका आता है मिश्रित फसल, एक साथ जो है ना एक ही भूमि पे 2-3 तरह की फसलों को उपजाना, जिसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। ये भी एक आपका फसल का क्या होता है? फसल प्रणाली के प्रकार है। तो ये सब फसल प्रणाली के प्रकार हैं जिनकी डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा कि लूनी श्री किस फसल की किस्म है, या किस्म है किसकी किस्म है? धान की है, गेहूं की है, चने की है, मक्का की है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लूनी श्री जो है वो किसकी हो जाएगी फ्रेंड? ये धान की हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और इस लूनी श्री किस्म को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये इसका जो विकास किया गया था केंद्रीय धान अनुसंधान, ठीक है, संस्थान के द्वारा किया गया था। ये कहाँ स्थित है? कटक। ठीक है, कटक में ये स्थित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान के द्वारा लूनीश्री किस्म विकसित की गई थी जो कि धान से संबंधित है, और ये कहाँ पे स्थित है? कटक में स्थित है। ठीक है, कटक में स्थित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है फ्रेंड कि ग्राम पंचायत क्या है? स्वायत्त शासन की एक इकाई है, एक ग्रामीण संस्थान है, ग्राम सभा की एक कड़ी है, या फिर ग्राम विकास में सहभागिता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, जो आपने अनुच्छेद पढ़ा होगा, अनुच्छेद जिसकी बात करते हैं 243, ठीक है, अनुच्छेद 243 माफ़ करिएगा 243 ख में जो बात किया गया है कि हर प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत होगी जो कि स्वायत्त शासन की एक इकाई है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये अनुच्छेद 243 ख में इसका उल्लेख है। अगला है हमारा कि पूसा बेकर एक नई प्रजाति है, मूंग की है, मक्का की है, गेहूं की है, मसूर की है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? गेहूं की है। पूसा बेकर, बेकर से ही पता चल रहा होगा बेकरी के लिए, यानी कि बेकरी में बिस्किट वगैरह बनाया जाता है। तो इस पूसा बेकर जो नई प्रजाति है ये विकसित किया गया था, बेकरी के लिए किया गया था, इसीलिए नाम इसका बेकर पड़ा। किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा विकसित किया गया था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसको विकसित किया गया था। किनके लिए विकसित किया गया था? ये यूरोपीय देशों के लिए विकसित किया था। यूरोपीय देशों के द्वारा एक मानक तय किया गया था, उन्हीं मानकों के आधार पे पूसा बेकर जो नई प्रजाति गेहूं की उसको तैयार किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा, जो कि इसका इस्तेमाल बिस्किट बनाने के लिए किया जाता है, बेकर। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट है और आज का लास्ट है
कि भारत में जीवाश्म खेती की शुरुआत कब की गई? अक्टूबर 2004 में, जून 2004 में, अक्टूबर 2005 में या फिर जून 2005 में? तो भारत में जीवाश्म खेती, जिसे हम ऑर्गेनिक कल्चर जो है एग्रीकल्चर कहें, तो वो होगा आपका, देखिए यहाँ पे बहुत पास से दिया है, ये हो जाएगा अक्टूबर 2004 में जो है भारत में जीवाश्म खेती की शुरुआत की गई थी, अक्टूबर। और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं जीवाश्म? इसे जानते हैं नेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। और देखिए भारत में जो पहला ऑर्गेनिक जो फार्मिंग जो हुई थी, जो ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर हुआ था 2016 में हुआ था, जो स्टेट था वो कौन सा था? सिक्किम था, ठीक है। अगर हम यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी की, तो वो लक्षद्वीप है जो पहला ऑर्गेनिक यूटी है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड हमारा 2008 से संबंधित जो लेखपाल चकबंदी में प्रश्न पूछा गया था प्रथम पाली में, यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उसमें जो ग्रामीण विकास से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, उन प्रश्नों के व्याख्याओं को देखा। इसी तरह का पैटर्न रहेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और किस तरह का एग्जाम में आया है प्रश्न, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस पे आएंगे, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। बाकी आप लोग का सपोर्ट से ही हम लोग का मोटिवेशन है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।